हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम बात करेंगे जेआईबी नवंबर 2026 एग्जामिनेशन के बारे में। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या है एग्जाम, एग्जाम डेट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, सिलेबस क्या है और इसका फायदा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप जेआईबी एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप कोर्स में इन्वेस्ट करने से पहले हिचकिचा रहे हैं कि पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, तो उसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है एडुटैप का डेमो कोर्स। तो मास्टर कोर्स लेने से पहले आप 1 रुपी में उसका 2 डे का डेमो ले सकते हैं। आप हमारी क्लासेस चेक कर सकते हैं, नोट्स, क्विज चेक कर सकते हैं, एंड इफ यू लाइक द क्वालिटी देन यू कैन गो फॉर द मेन मास्टर कोर्स, देन यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, एग्जाम इंफॉर्मेशन। तो जो जेआईबी एग्जामिनेशन यानी कि जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स जो है, ये जो एग्जाम है एक फ्लैगशिप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो आईबीएफ कंडक्ट करता है। तो अगर आप एक बैंक के एम्प्लॉय हैं, बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोफेशनल हैं, तो ये एग्जाम आपके लिए है। अगर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो आईबीएफ की मेंबर है, तो आप भी आईबीएफ की मेंबरशिप लेके जीआईबी एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम के लिए जब आप पढ़ते हैं, आपकी जो बैंकिंग नॉलेज है वो बढ़ती है, आपके प्रोफेशनल स्किल्स एनहांस होते हैं और आपको करियर में एडवांसमेंट भी मिलती है, आपको इंक्रीमेंट भी मिलता है, आप प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, आप सीआईबी एग्जाम के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो अभी एग्जाम ना नवंबर 2026 में कंडक्ट होगा। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड मोमेंट तक वेट मत करिए। पहले हफ्ते में अगर आप रजिस्टर कर देंगे तो नॉर्मल फीस पे करना पड़ेगा, सेकेंड वीक में 100 रुपीज एक्स्ट्रा और थर्ड वीक में 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करिए। और फिर एक बार आप जल्दी रजिस्टर कर दोगे तो फिर आपका जो सारा का सारा फोकस है वो फिर पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। क्योंकि फिर एग्जाम कब है, नवंबर में। पहला जो एग्जाम है आपका 1 नवंबर को, फिर 22 नवंबर को पेपर है। ठीक है, गैप है काफी ज्यादा। फिर आपका एएफएम का पेपर होगा 28 नवंबर को, फिर आरबीडब्ल्यूएम का 29 नवंबर को। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, आई इन आईएफएस, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम। तो आपको अभी देखिए, आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने हैं। 3 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, तो आप जल्दी से रजिस्टर करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब एलिजिबल कौन है? एक तो आपके पास आईबीएफ का मेंबरशिप होना चाहिए, तभी आप जेआईबी दे सकते हैं। 12th या इक्विवेलेंट आपने पढ़ाई की होनी चाहिए। ठीक है, तो आईबीएफ का मेंबरशिप आपको तभी मिलता है जब आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन आईबीएफ की मेंबर है। अब जैसे आईसीआईसीआई वैसे तो बहुत प्रोमिनेंट बैंक है, लेकिन ये आईबीएफ का मेंबर नहीं है। तो इसमें जो काम करते हैं आईसीआईसीआई बैंक में, वो आईबीएफ की मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जिनके पास आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है या जो अभी ना किसी बैंक में काम नहीं करते हैं, फ्यूचर में उनका इंटरेस्ट है कि वो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो वो डीबीएफ दे सकते हैं। इवन आईसीआईसीआई बैंक वाले डीबीएफ दे सकते हैं। ठीक है, जो नॉन मेंबर्स हैं, जनरल पब्लिक जो 12th पास है, इक्विवेलेंट उन्होंने पढ़ाई की हुई है, वो डीबीएफ दे सकते हैं। एंड सेम पेपर होता है, लेकिन हाँ, डीबीएफ वालों को डिप्लोमा मिल जाता है और जो जेआईबी क्वालिफाई करते हैं उनको जेआईबी सर्टिफिकेट मिल जाता है, उनको इंक्रीमेंट मिलता है। क्या आप रिजाइन करने के बाद जेआईबी एग्जाम दे सकते हैं? नहीं। क्या जेआईबी एग्जाम में कोई एज लिमिट है? नहीं। अगर आप 22 साल के हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आईबीएफ मेंबरशिप है, जैब दे सकते हो। 40 इयर्स के हो, 50 इयर्स के हो, 55 इयर्स के हो, नो वरीज, आप जेआईबी एग्जामिनेशन जो है आप दे सकते हो। ठीक है, अब आपने ना बैंक ज्वाइन कर लिया, मान लो आपने बैंक ज्वाइन कर लिया, आपके पास, आपको पता लगता है कि यार कल तो जैब का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, लेकिन मेरे पास तो आईबीएफ मेंबरशिप ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप ना डीबीएफ फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, अगर आपके पास आईबीएफ मेंबरशिप है फिर तो जैब फिल करोगे। लेकिन अगर आप बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाती कि आपके पास आईबीएफ का मेंबरशिप नहीं है, आप डीबीएफ के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और आप डीबीएफ क्वालिफाई कर लो, फिर आईबीएफ मेंबरशिप ले लो, और आपका जो डीबीएफ है वो जेआईबी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास आईबीएफ मेंबरशिप होगा, क्रेडिट कन्वर्ट हो जाता है, पूरा सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हो गए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। डोंट वरी, तो वो उस पैनिक मोड में नहीं जाना। ठीक है, अब इस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो 4 पेपर हैं, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम। और ये पेपर साल में 2 बार होता है। ठीक है, बाय एनुअल ये पेपर है। लेकिन हमें अगले बार के बारे में नहीं सोचना, आपको इसी बारी सोचना है, क्योंकि अभी बहुत अच्छा खासा समय है।
ओके। अब ये जो एग्जाम होता है इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं हर एक पेपर में, 4 पेपर है, चारों में 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है। 2 घंटे में आपको पेपर जो है वो सॉल्व करना है। अब 50 क्वेश्चन 0.5 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन 1 मार्क के और 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, इस तरीके से आपका 100 मार्क बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये पेपर ऑनलाइन होता है, और अगर आप जेआई भी दे रहे हैं तो फॉर्म फिल करते हुए पूछा जाएगा कि हिंदी देना है या इंग्लिश में देना है। एक बार जो लैंग्वेज चूज कर लिया वो चेंज नहीं हो सकता। अगर डीबीएफ दे रहे हो तो फिर सिर्फ इंग्लिश का ही ऑप्शन है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का फायदा क्या है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका जो पेपर है 3 शिफ्ट में होता है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। पहले जो फॉर्म फिल करते थे ना, तो शिफ्ट चूज करने का ऑप्शन आता था, अब नहीं आता है। अब जब आपके हाथ में एडमिट कार्ड आएगा ना, तब आपको पता लगेगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है। फर्स्ट है 9:30 बजे वाली, या सेकंड है 12:15 वाली, या थर्ड शिफ्ट है 3 PM वाली। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आधा घंटा पहले होता है, पहले ही पहुंचना चाहिए, ताकि आप रिलैक्स हो सको 8-10 मिनट 15 मिनट एग्जाम से पहले। फिर एंट्री नहीं मिलती, फिर आपका अटेम्प्ट बर्बाद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट होता है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। अब आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? अगर आप सारे पेपर एक साथ देते हो, ठीक है, तो आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 लेने हैं। ओवरऑल आपका स्कोर 50 होना चाहिए। तो मान लो मेरा सारे पेपर मैं एक साथ दे रही हूँ, नॉट फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट के सारे पेपर एक साथ दे रही हूँ। तो मान लो आईएफएस में 45 आए, पीपीबी में 48 आए, एएफएम में मेरे 60 आ गए, और आरबीडब्ल्यूएम में 70 आ गए। तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 45 ले रही हूँ। ओवरऑल मेरा स्कोर 50% बन रहा है, मैं जैप क्वालिफाइड हूँ। बाई चांस यहाँ पे 45 की जगह 44 होते, तो मेरा ये 45 वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल नहीं हुआ। तो फिर मेरे सिर्फ ये दोनों पेपर क्वालिफाइड माने जाएंगे जिसमें मैंने 50 मार्क्स लिए हैं। अब कुछ लोगों पे इतना बर्डन होता है फैमिली का, जॉब का, वो एक साथ सारे पेपर की तैयारी नहीं करते, वो दो दो पेपर देते हैं। तो उनको फिर दो पेपर एक बार दिए, दो पेपर एक बार दे दिए, तो 50 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है। तो 50 का ही आपको टारगेट लेके चलना चाहिए। अब अगर आप एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म करते हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट फिजिकल अटेम्प्ट है आपका, पहला अटेम्प्ट है, आपने सारे पेपर पास कर लिए, एग्रीगेट 60% है, तो आप फर्स्ट क्लास पास माने जाते हो। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम 60% मार्क्स लिए, एग्रीगेट आपका 70% या उससे ज्यादा है, तो आपको फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन पास माना जाता है। अब तो जो टॉपर्स की फोटोज हैं वो आईबीएफ की वेबसाइट पे भी पब्लिश होती हैं, तो इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग कि आप अगर टॉप करते हैं। ओके। अब सिलेबस की अगर बात करो, तो हर सब्जेक्ट जो है ना, वो 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। आईएफएस में इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, दूसरा मॉड्यूल है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, तीसरा मॉड्यूल है इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, और चौथा जो मॉड्यूल है वो आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। अब ये जो आपके पेपर हैं, आईएफएस का जो पेपर है, ये आपका सबसे पहले पेपर होता है। तो इसमें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि पहला पेपर अच्छा होगा तो आपका मोमेंटम बन जाएगा। अगर आपका पहला ही पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपका पहला ही पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपका मोमेंटम खराब हो जाएगा। आईएफएस में बहुत सारी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, वैसे बेसिकली थ्योरेटिकल ही पेपर है, हार्डली कोई न्यूमेरिकल आता है। थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, सी मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करिए, तो आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन टेक्निकल है ये, एएफएम और आईएफएस टेक्निकल है। दूसरा है पीपीबी। पीपीबी में आपका ए और बी मॉड्यूल पे ज्यादा फोकस करना है, 70% पेपर आपका यहीं से आता है। ठीक है। तो ए मॉड्यूल में क्या चीजें हैं जो आप नॉर्मली बैंक में करते हो, केवाईसी, कस्टमर्स कौन से टाइप्स के होते हैं, अकाउंट्स कौन से टाइप के होते हैं, बाहर पैसे कैसे भेजते हैं, बाहर से पैसा इंडिया में कैसा आएगा, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो लगा लो 30% पेपर यहीं से आ रहा है ए मॉड्यूल से। जो बी मॉड्यूल है थोड़ा सा डिफिकल्ट है ए मॉड्यूल के कंपैरेटिवली। इसमें आपको, अगर आप लोन डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो टाइप्स ऑफ लोन्स होते हैं, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज क्या है, गिरवी क्या रख सकते हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बी मॉड्यूल में देखने को मिलती हैं। एनबीएफसी को लोन, एमएसएमईज को लोन, वो सारी बातें आपको बी मॉड्यूल में देखने को मिलती हैं। सी मॉड्यूल टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसना, जो इजी इजी वाला पार्ट है वो आप कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। डी मॉड्यूल लिटरली 4 दिन लगाओ, 50 पेजेस हैं आईबीएफ मैकमिलन की बुक में, उसको पढ़ो एंड डन। इसमें से अगर 10 नंबर का पेपर आता है ना, तो 7 नंबर का पेपर कॉमन सेंस से आप कर सकते हो।
ठीक है। डिटेल्ड सिलेबस अगर आपको डाउनलोड करना है, आप आईबीएफ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब एएफएम की बात करें, ये आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा जाता है काफी इस सब्जेक्ट में। अब बाकी सब्जेक्ट्स में किसी भी मॉड्यूल से स्टार्ट कर दो, लेकिन एएफएम में आपको ए मॉड्यूल से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ए मॉड्यूल से बेस बनता है। ठीक है। तो ए मॉड्यूल आपका हो गया आपका बेसिक्स के अकाउंट्स क्या होते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, पीएनएल अकाउंट क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, ये समझ गए, सब समझ गए। ए और सी मॉड्यूल में से आपका ज्यादा पेपर आता है। अब ये नहीं कि मैम ने बोल दिया ए और सी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है तो बी और डी छोड़ दो, छोड़ना नहीं है कोई भी मॉड्यूल, हाँ कवरेज कम कर लो, छोड़ना नहीं है। ठीक है। बी मॉड्यूल आपका बेसिक्स है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। सी मॉड्यूल में आपको ज्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। वाईटीएम का रेशो एनालिसिस में बहुत सारे आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा फॉर्मूलाज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन डी मॉड्यूल में भी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इनमें भी आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। फॉर्मूला आता है तो विद इन 30 सेकेंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं आता तो फिर बात ही नहीं है, फिर तो तुक्का मारोगे आप। ठीक है। फिर आता है आरबीडब्ल्यूएम। आरबीडब्ल्यूएम में बी मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। तो ए मॉड्यूल तो बिल्कुल बेसिक है, बी मॉड्यूल में आपका काफी सिलेबस ऐसा है जो आप पीपीबी में कवर कर चुके होगे, तो आरबीडब्ल्यूएम एंड में करना या एटलीस्ट पीपीबी की बात करना, ताकि सेम सेम चीजें बार बार ना पढ़ो। ठीक है। तो बी मॉड्यूल में से मेजर पेपर आता है, और फिर सी और डी मॉड्यूल जो है, और इसमें ना एक एडिशनल स्टडी मटेरियल भी है, वो भी पढ़ना है। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है, ए बी सी डी मॉड्यूल, आरबीडब्ल्यू में ये एडिशनल स्टडी मटेरियल है, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें से भी अब अच्छा खासा पेपर आना शुरू हो चुका है। ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, कि आपने मॉड्यूल नहीं छोड़ना। हाँ, जो चीजें कम इंपॉर्टेंट है गो थ्रू कर लो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, लेकिन छोड़ देना कोई मॉड्यूल, वो नहीं करना आपको। ठीक है। अब इस सारे तामझाम का क्या बेनिफिट है, इतना पढ़ लिया, जैब एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो देखो मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी दोनों बेनिफिट है। एक तो इंक्रीमेंट मिलता है आपको। ठीक है। फिर आप प्रमोशन के लिए जल्दी एलिजिबल हो जाते हो, आपका रिज्यूमे इंप्रेसिव हो जाता है, इवन डीबीएफ भी देते हो तो भी आपका रिज्यूमे इंप्रेसिव है कि डीबीएफ क्वालिफाइड है। ठीक है। फिर आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, आप वही काम ज्यादा नॉलेज के साथ कर सकते हो। एक रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है बहुत, कि इनका तो जैब क्वालिफाइड है। ठीक है। लोग आपको रिस्पेक्ट से देखते हैं, आपको हाई रोल्स के लिए कंसिडर किया जाता है। फिर अगर आप सीआईबी के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हो जैब देने के बाद, तो जैब करो साथ के, अगर आपने नवंबर में जैब कर लिया और जून में अगले साल कैब कर लिया, एक साल में 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, एक जैब का 2 कैब के, तो कितना बेनिफिट है। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको हायर रोल्स के लिए कंसिडर किया जाएगा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा समझा जाएगा, इंटेलिजेंट समझा जाएगा, आपको अच्छे रोल्स के लिए कंसिडर किया जाएगा, आपका रिज्यूमे एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने माइंड बना लिया है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप एडुटैप के कोर्सेज को कंसिडर कर सकते हैं। अगर डिटेल्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वी हैव मास्टर कोर्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी, कंबाइंड भी अवेलेबल है। ठीक है। तो मास्टर कोर्स में आपको सारा सिलेबस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, डिटेल्ड रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी होती हैं, नोट्स हैं, और टेस्ट सीरीज के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, तो एक सब्जेक्ट का भी आपको मास्टर कोर्स मिलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि कम समय में मेरे को बस तैयारी करवा दे, बिल्कुल लिमिटेड समय में, तो लाइव क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करवाया जाएगा। लाइव क्लास मिस होती है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वर्जन देख लो। इसमें भी आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट भी इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है। तो लाइव क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। पर जैसे भी प्रिपेयर करो, अभी कर दो, अभी तो देखो रजिस्टर करो पहले सबसे जल्दी से जल्दी, फिर जल्दी से जल्दी एग्जाम के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर hello@edutap.co.in पे मेल कर दो, या 8146207241 पे आप कॉल कर सकते हैं। बस जल्दी से प्रिपेयर करिए, कोई डाउट है हमें पूछिए। गुड लक।